नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष आपको, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को, आपके मित्रों को खुशियां दे, एक अच्छा भविष्य दे और आप सब खुशहाल हो। लेकिन हम जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाए भी तो क्यों ना, और मनाए तो क्यों मनाए, दो सवाल है। कुछ मित्र गोवा गए हैं, कुछ मित्र फॉरेन गए हैं, कुछ मित्र हिमाचल की वादियों में नया साल मना रहे हैं, तो कुछ कश्मीर की वादियों में, कुछ ऊटी गए हैं तो कुछ और दूसरे बड़े शहरों में। कोई क्लबों में मना रहा है, कोई कहीं मना रहा है। लेकिन जश्न मनाएं तो क्यों मनाएं, मेरी यह समझ में नहीं आया। जश्न हम अपनी बर्बादी पे मनाएं, भविष्य में आने वाली और बड़ी बर्बादियों के लिए मनाएं, अपने बच्चों के बर्बाद होते भविष्य के लिए मनाएं, किस चीज के लिए मनाएं? उम्मीदें हम किस चीज की पालें? क्या पूरी हो रही हैं और क्या खो रही हैं? जी हां, निश्चित रूप से आज यह सवाल, मोदी सरकार ने सवाल क्यों नए है? साल पर तोहफा दिया है, कड़कती ठंड क्योंकि में वाटर कैनन की बौछार और उसकी जो वजह अपने से भविष्य को तलाशते हुए बिहार में बेरोजगार युवा तमाम BPSC प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के शामिल हो रहे कई हैं, दिन से वहां प्रदर्शन कर रहे पेपर हैं, लीक हो लेकिन जा रहे उनकी हैं। बात सुनना तो जब दूर वो है। इसके मोदी खिलाफ सरकार उन पर बेरहमी आवाज से उठाते अत्याचार हैं, कर रही है। हैरानी की कहते बात हैं यह है कि ईमानदारी से वर्तमान परीक्षा करा में ली, धांधली को छिपाने के लिए ईमानदारी से जब धांधली पकड़ी रिजल्ट जाती है, घोषित तो कर मोदी दीजिए, सरकार लाठियां तो उन पर बरसाते हुए लाठी छात्रों का चलती मुंह है, बंद करवाना चाहती है। उनको पीटा जाता है। 7 साल से हम यही देख रहे हैं। 70 पेपर लीक हो चुके हैं और कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पेपर लीक का एक रिकॉर्ड बना चुका है। कथित तौर पे वहां एक भगवाधारी साधु की सरकार है, लेकिन वहां साधु के भेष में कौन बैठा है, यह सोच के जरूर चिंता होती है कि क्या होगा हमारे उस उत्तर प्रदेश का जिससे हम बड़ी उम्मीदें करते थे। शिक्षा वहां की बर्बाद है, रोजगार वहां नहीं है और बाकी बर्बादियों के क्रम चल रहे हैं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है और संभल में बावड़ियां ढूंढी जा रही हैं, और जब वो निकलती हैं तो वो मुस्लिम काल की होती है। जी हां, कमोबेश यही होता है। जैन धर्म अपने धर्म को बचाने के लिए जैन मुनि, जैन साधु काम नहीं कर रहे होते हैं, वो हिंदू राष्ट्र बना रहे होते हैं। बड़ी अजब स्थिति है। तो यह तो जैनियों का काम हो गया है। बौद्ध अपने धर्म के अपने स्थानों को बचाने पे जुटे हैं कि उस पर तथाकथित सनातन धर्मी हिंदू कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें हिंदू का रूप दे करके उनके धर्म को हजम कर लेना चाहते हैं। उधर सिख कौम पर हमले हो रहे हैं, तमाम तरह से उनके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है और तमाम खेल हो रहे हैं। जी हां, कमोबेश इसी तरह हो रहा है। हिंदू धर्म के तमाम मंदिरों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। अब आरएसएस हिंदू धर्म की व्याख्या करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो आप समझ सकते हैं यह धर्म हो गया है। और ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, ईसाइयों से के पांव से कुचलवाई जा रही है बाइबल, लेकिन दूसरी तरफ उनके तमाम जो प्रिविलेज्ड पादरी हैं, बिशप हैं, वो सत्ता के साथ गलबहियां डाल रहे हैं, उसके साथ में चोचे लड़ा रहे हैं। जी हां, यही हो रहा है। तो ये तो धर्म है, आपको लड़ाया जा रहा है। उधर मुस्लिम धर्म में हमले किए जा रहे हैं, उनके
दरगाहों पे हमले किए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं, सब पर किए जा रहे हैं, लेकिन उनके प्रिविलेज्ड लोग सरकार के आगे नतमस्तक बैठे हैं, छोटे छोटे मर रहे हैं, बड़े राज कर रहे हैं। जी हां, इसी तरह से हो रहा है। बहरहाल ये सब जब हो रहा हो, तभी हम कहते हैं हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्वगुरु के लिए कर रहे हैं, तब आता है उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? यदि आपको विकसित भारत बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो कम से कम 6% आपको अपनी जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा शिक्षा के लिए। लेकिन हालात बद से बदतर है और आपको अपनी जीडीपी को लेके आना पड़ेगा 10% पर, और मिनिमम 6.5% से नीचे नहीं होने देना होगा। लेकिन जीडीपी 5.4% पे पहुंच जाती है। रुपया डॉलर के मुकाबले बद से बदतर हालत में पहुंच गया है और ₹85 का $1 हो गया है। तो यह स्थिति है। तो यानी शिक्षा को आप बर्बाद करेंगे। शिक्षा के लिए हमारे पास 2.5% है, चाहिए है 6%। और जब यह हालत हो तो आप क्या कहेंगे? तो वह स्थिति है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य कह के बैठी थी, और शिक्षा की हालत यह है कि 1.25 लाख स्टूडेंट को वर्दी की जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला है। 1.25 लाख स्टूडेंट्स वो इस सर्दी में ठिठुर रहे हैं, बिलख रहे हैं, और नया साल मनाए, उसका जश्न मनाए। वाह! उधर अस्पतालों में बद से बदतर स्थिति है, ना स्टाफ है, ना डॉक्टर है, और ना दवाएं मिल पा रही। बुरी हालत है। पंजाब में शिक्षा की स्थिति यह है कि वहां के सैकड़ों टीचर जाते हैं दिल्ली और जाकर के अरविंद केजरीवाल को फूल भेंट करके कहते हैं कि हमें इंसाफ तो दे दो, तुम्हारी सरकार ने माना है कि गलती हुई है हमसे, तुम्हारी मंत्री ने माना है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं करेगा। और दिल्ली सरकार उसी धर्म पे आ जाएगी। पहले इमामों को कहेंगे हम 18,000 महीना सैलरी देंगे, लेकिन वो तो दी नहीं गई, 1.5 साल हो गया। उधर अब चुनाव आ गया तो कहने लगे हम गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी देंगे और पुजारियों को भी देंगे। पहले वाले तो थोड़े से थे, वो कर नहीं पाए, अब बड़ा बयाना और ले लिया। यह स्थिति है। तो वायदे करते रहो, टूटते रहेंगे। स्वीकार कर लेते हैं कि हमने वायदे किए थे पीछे, वो हम पूरे नहीं कर सके। ना हम यमुना साफ कर सके, ना प्रदूषण कम कर सके, ना और कोई चीज कर सके। और दिल्ली की सड़कों में बारिश में डूब करके 30 लोग मर गए सिर्फ 2 महीने में। यानी 3 दर्जन लोग मर जाते हैं। तो यह हालत है। बहरहाल इन सब का आप जश्न मनाइए। उधर किसान बिलख रहा है, रो रहा है, हमें साल भर से धरने पर बैठा है हरियाणा के बॉर्डर पे, हमें न्याय दीजिए, हमें हमारी वाजिब मांगे सुन लीजिए। तो न पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सुनेगी, न दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार सुनेगी। कोई को सुनने की फिक्र नहीं है, और किसान नेता डल्लेवाल मौत के मुंह में जा रहे हैं। हम इसका जश्न मनाएं। हम इसका जश्न मनाएं कि किसानों के जो बीमा कराया गया, उनकी फसल का बीमा, उसका 50% भुगतान ही नहीं होता है। यानी बेचारों के नुकसान हो जाए पर भुगतान नहीं होगा, और वो कर्ज से मरेंगे। हर 2 घंटे में 5 किसान कर्ज से मर रहे हैं। बुरी तरह की हालत है। दूसरी तरफ कामगार और घरेलू लोगों की हालत क्या है?
हालत यह हो गई है कि इस देश की महिलाएं अपना देश की मंगलसूत्र, अर्थव्यवस्था का अपने हाल जेवर डामाडोल है। सब ये बात गिरवी आरबीआई के रख रख आंकड़ों से के साफ हो रही है। लोन ले हालात रहे इतने हैं बुरे और हैं गोल्ड कि लोगों लोन के लेकर पास के कमाई का घर साधन नहीं चला है रहे हैं। और उन्हें घर चलाने के लिए यह हालत हो गई कर्ज लेना पड़ रहा है कि स्थिति सिर्फ इसके बाद भी नहीं सुधर रही इस और वो लिया हुआ फाइनेंशियल कर्ज भी ईयर नहीं की चुका पा रहे। पहली आरबीआई के तिमाही मुताबिक गोल्ड लोन के डिफॉल्टर के मामले मार्च 32% 2024 से गोल्ड जून लोन लेने वाली 2024 तक 30% महिलाएं बढ़ और गए हैं। पुरुष वहीं कमर्शियल बैंकों में गोल्ड डिफाल्टर लोन के हो, डिफॉल्टर यानी के वो मामले पैसे नहीं दे सकते, 62% बढ़ गए अपने हैं। जेवर को आरबीआई का ही जब्त एक करा आंकड़ा रहे हैं। बताता है कि देश के लोग उधर लगातार देखिए, यदि गिरवी पूरा रखकर आंकड़ा घर देखेंगे, चलाने को मजबूर हैं। सारी इस साल के पहले हमारी 7 कमर्शियल महीनों में बैंकों का सोना देखेंगे गिरवी रखकर तो कर्ज उनसे लेने लिया के गया, मामले उनसे 50% बढ़ गए हैं। 62% साफ है गोल्ड नरेंद्र लोन मोदी लेने को वाले आम जनता की डिफॉल्टर। परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी देश की क्या अर्थव्यवस्था हालत को हो गई संभालने है। में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इस तरह की दशा हो तो आप सोचिए कि आप कहां जा रहे हैं। और इसके से भी ज्यादा बुरी स्थिति यह है कि क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लेकर के घर चलाने वाले आज मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्यों? उसे अदा कहां से करें। बद से बदतर हालत है और सरकार टैक्स पर टैक्स लगाए जा रही है, टैक्स लगाए जा रही है। तो अब इसका जश्न मना लीजिए। इसके बाद बेटियों की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा रेप का शिकार हो रही हैं, सबसे ज्यादा छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं और घटनाओं का शिकार हो रही हैं। सरकार उन्हें कोई मदद नहीं दे पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही। विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट बनाई थी और जिस गाइडलाइन बनाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। तो हालत यह है, लड़कियां अपनी आबरू लुटवाने को मजबूर है। दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है और उनकी संपत्तियों पे, उनके जल जमीन जंगल पर, उनके घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। यह दशा हो तो इस पर जश्न मना लीजिए। जश्न मना लीजिए कि इस देश के ऊपर इतना कर्ज लद गया है कि देश कर्ज में समा गया है। इतना कर्ज कभी नहीं था और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो निम्नतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। इतने बुरे हालात, उसका आप जश्न मना लीजिए और कह दीजिए कि यह सरकार तो बहुत अच्छे में जा रही है। सरकार अपने आंकड़े दिखाने के लिए कहती है बैंकों का एनपीए कम हो गया। बैंकों का जहां कहती है एनपीए कम हो गया, वहां जब सच देखिए तो उसने असल में राइट ऑफ कर दिया, यानी माफ कर दिया कर्ज। इसलिए जब कर्ज ही साफ कर दिया बही खाते से तो साहब एनपीए कम हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और वो एनपीए 50% हो गया है। यानी किसान उसको अदा करने की स्थिति में नहीं, छोटा छोटा सा है, उसका नहीं माफ होता है। बड़े बड़े कारपोरेट का 25 लाख करोड़ माफ हो जाता है। उधर आपदाओं का जब शोर मचता है, आपदाएं आती हैं तो सरकार को ख्याल नहीं आता है। हजारों लोग इस देश के मर जाते हैं और जब हजारों लोग मर जाते हैं, करीब 24-25 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होता है, लेकिन केंद्र सरकार न हिमाचल को कोई मदद देती है, न केरल को कोई मदद देती है और न उत्तराखंड में कोई मदद देती है। लोग बेहाल हैं, बेजार हैं। तो अब इसका जश्न मना लीजिए, इसका जश्न मना लीजिए कि आज हाउस होल्ड सब्जियां खरीदने में और दूसरे खान पान की चीजें खरीदने में कंजूसी करने लगा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, वो सीमित कर रहा है। जो मटर वो 1 किलो खरीदता था उसकी बजाय आधा किलो खरीद के काम चला रहा है। सब्जी में पानी बढ़ा देता है, आलू कम कर देता है, प्याज कम कर देता है, लहसुन उसने खाना बंद कर दिया है। तो यह स्थिति है। फिर बच्चों की शिक्षा की बात कर लीजिए। शिक्षा की स्थिति तो बद से बदतर है कि इस देश के माध्यमिक स्तर की शिक्षा में यदि बात करेंगे तो सिर्फ माध्यमिक स्तर की शिक्षा में 37 लाख बच्चों ने अब नामांकन ही नहीं कराया। आखिर पढ़ के करेंगे क्या? नौकरी मिलनी नहीं है, कुछ होना नहीं है, बस नारों में विश्व गुरु बनाना है।
तो बच्चे क्या करेंगे? यानी 140 करोड़ की आबादी में बच्चे घट रहे हैं पढ़ने में, पढ़ नहीं रहे। यह हालात, तमाम मेडिकल कॉलेजेस और तमाम जगह सीटें खाली छूट जाती हैं। क्यों? योग्य नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं। और जो परीक्षाएं होती हैं, एडमिशन के लिए भी होती हैं, उनमें पर्चे लीक हो जाते हैं। सरकार पर्चा लीक सरकार बन गई। सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही होती है, उनको उनके कर्ज भी माफ करेगी, उनको धंधे भी देगी, उनको सरकारी संपत्तियां भी देगी, उनको कर्ज और देगी। जो कर्ज वो खत्म कर लिए, खा गए, उसको भी उसके ऊपर कर्ज मिलेगा। तो इस तरह के मॉडल पे अडानी अंबानी जैसी सरकारें चल रही, तो इसका जश्न मना लीजिए, जश्न मना लीजिए कि आप राम राम कहते कहते राम को ही गाली देने लगे, राम धुन से आपको नफरत हो जाए। इस देश को बनाने वाले तमाम पुरोधाओं को आप गाली देने लगे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, या चाहे मनमोहन सिंह हो, उन्हें तो जगह भी नहीं मिलेगी। इस स्थिति में राहुल गांधी लड़ते नजर आते हैं। हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है। सबकी गिनती करो, हर जात की गिनती करो और फिर ये पता लगाओ किसके पास कितना धन है। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो, तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। I, Rahul Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जय हिंद, जय संविधान। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं काम करने के लिए करता हूँ। मुझे याद शायद तो कुछ नहीं लेना। I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. जैसे आप नहीं डरते हो वैसे मैं नहीं डरता हूँ। आप मुझे शक्ति देते हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है और मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँ। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बिहार में लाठी चलती है बीपीएससी के परीक्षार्थियों पर, उन पर पानी की बौछार छोड़ी जाती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर बोलते हैं तो उन्हें लांछित किया जाता है। मणिपुर जल रहा है, लगातार जल रहा है, पौने 2 साल से जल रहा है। प्रधानमंत्री को सुध नहीं है, पता ही नहीं है मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। और उसके बाद 56 इंची की सरकार है, मोदी की सरकार है, और न जाने किसकी सरकार है। और सुशासन बाबूजी ने कहते हैं जो आए थे ही छात्र राजनीति से, वो छात्रों का भविष्य बर्बाद करते हैं। करीब 20 साल से सत्ता में है, 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सुशासन के नाम पर राज्य को कुशासन में बदल दिया है। पुल भी टूटते हैं, बच्चों के भविष्य भी खत्म होते हैं, सपने भी खत्म हो रहे हैं, और बच्चे मजदूर बन के रह गए। बिहारी यानी मजदूरों का बीमार प्रदेश। तो यह हाल है। और इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने चलेंगे। न्यायपालिकाएं बिक चुकी हैं और गुलाम हो चुकी हैं सरकार की। वो उसके हिसाब से फैसले करती हैं, उसके हिसाब से जाती हैं। और चुनाव आयोग खत्म होने की स्थिति में हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। तो जस्टिस मदन बी लोकुर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय काउंसिल के चेयरमैन है जस्टिस के, वो जो सुप्रीम कोर्ट में 6 साल जस्टिस रहे, वो कहते हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था खत्म कर दी। सोचिए क्या बनाया। तब एक शख्स है जो आपके लिए हर मुद्दे पर लड़ता नजर आता है, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके लिए, तो वो अकेले हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।
और उन्हें लांछित करने का कोई मौका भाजपा मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार नहीं छोड़ती। तो वो लड़ता है आपके, तो आप इसका जश्न मना लीजिए। तो अब जश्न मनाइए उस झूठी सरकार का, उस बर्बादी वाली सरकार का, और अपने बच्चों के बर्बाद होते भविष्य का, और ढपली ले लीजिए राम नाम, क्योंकि और कुछ तो बचेगा नहीं। तो अब एक देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री भीख देता आपको दिखाई देगा बच्चों को, वो उनको अच्छा जीवन नहीं दे सकता, भीख देगा, यानी आपको भिखारी बनाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते ही थे कि मैं 35-37 साल कितना भीख मांग के खाया हूं, तो जो भिक्षा मांग के खाया वो आपको भिखारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फैसला आपका है, जश्न मनाइए नए वर्ष का। पुनः नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। जय।